to that effect. And at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, our old friend, former activist, a man with a lion's heart, Mr. Kishore Tiwari. Kishore Tiwari साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय हिंद सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी सर. हाउ आर यू सर? अरे मैं तो अच्छा हूँ. बहुत दिनों बाद तिवारी सर, काफी दिनों के बाद आप ज्वाइन किए हम लोगों के साथ. क्या आप भी सर चंद्रयान पे, मतलब आप भी गए चंद्रयान की तरफ, चंद्रमा की तरफ, या मोदी जी के साथ घूम रहे थे? आप क्या कर रहे थे सर, ये तो बता दें. नहीं. मैं विदर्भ में किसानों के समस्याओं के लिए बहुत टूर पे था जी. और समस्याओं के ऊपर चर्चा करना, उनका जो आत्महत्या का विषय है उसको फिर से नेशनल रडार पे लाना, क्योंकि चुनाव के साल में पैकेजेस भी आते, सरकार कुछ नीतियों पे भी बात करती, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ. और एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया है, मोदी एट 10, क्योंकि मोदी जी हर वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं, तो ये सब दावों में सच्चाई क्या है. मैं चाहूँगा कि जनता के सामने एक एक योजना और मोदी जी ने निर्णय जो लिए हैं, जिसे वो माइलस्टोन डिसीजन कहते हैं, उसकी रियलिटी क्या है. क्या उनका एक बड़ा वो था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व शक्ति बनने को जा रहे हैं, तो 10 साल में ग्रामीण भारत में पैसा आना चालू हुआ या आर्थिक विकास हुआ या कुछ डेवलपमेंट की जो बस है उसमें ये लोग बैठे. इस पर एक खरी खरी बात जनता के सामने आनी चाहिए. और अगर मुझे लगेगा कि ये बात भाई जनता में ऐसा मूड है कि भाई हमें 10 साल के अंदर परिवर्तन दिखा, तो वो भी बात मैं रखूंगा. लेकिन किसानी के ऊपर बहुत खर्चे बढ़ गए, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं. हाँ, ये बात तो तय है. अब मोदी जी क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोर इश्यूज को मोदी जी ने एड्रेस किया नहीं किया. पढ़ाई पे बहुत खर्चा बढ़ गया है, स्वास्थ्य पे बहुत बढ़ गया है, और सीएजी के एक एक रिपोर्ट अब आ रहे हैं. कितनी दबाएंगी सरकार, कितना दबाएगी मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए. और एक वाइट पेपर इनके सबके काम का आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है. और एक प्रामाणिकता से काम करेंगे हम फील्ड में और जनता के विषय को उजागर करेंगे. अभी तो हम विपक्ष की भूमिका में है, तो विपक्ष पे तो बहुत जवाबदारी होती है और विपक्ष बोलकर हमें काम करना चाहिए ना, उचित काम करना चाहिए. जी, दुरुस्त बात है. लेकिन सर ये बताएं, जहाँ तक के मोदी जी का प्रश्न है, अभी तो मोदी जी भी कह रहे हैं वी आर नाउ ऑलमोस्ट अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. वी आर एट 3.97 ट्रिलियन. अगर निर्मला सीतारमन जी के अगर फिगर्स हम लोग माने तो, नंबर 1. नंबर 2 साल के अंदर अंदर वील बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट हैं. वेरी शॉर्टली वी विल ओवरटेक जर्मनी एंड विद इन 2 years वील ओवरटेक जापान. सर, क्या विदर्भ की जो आपने बात करी, क्या विदर्भ के किसानों की जिंदगी पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है? क्या आपको देखने को मिला? नहीं, ऐसा तो मुझे आज तो नहीं दिख रहा. उतना ही नैराश्य है, उतने ही आत्मघात हो रहे, उससे ज़्यादा हो रहे. हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के वक्त किसानों के लिए नीतियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन नीतियों पे मोदी जी ने क्या काम किया इस पर तो बात होनी चाहिए. हाँ, मोदी जी का मैं अगर स्पीच देखता हूँ उस दिन लाल किले से, उन्होंने कहा, वो फिर से वही बात कर रहे, करप्शन, बाद में परिवारवाद की बात करी. जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, तुष्टीकरण और परिवारवाद. अब जनता परिवारवाद को बढ़ावा देती है तो मैं क्या करूँ. बीजेपी तो देती है ना, और राजनाथ सिंह का बच्चा आ जाता है तो सिंधिया का बच्चा है, मुंडे साहब के बच्चे है तो प्रमोद महाजन की बच्ची है. अब कितना टालेंगे आप. और डीएमके के वो करुणानिधि चले गए तो स्टेलिन के पास सत्ता है, डॉक्टर वाईएसआर का बेटा सत्ता में है, और सभी तो दिख रहे हैं अपने को. काका जी का
समाजवादी पार्टी संभाले हुए बैठा है, तो उधर बीजू जनता दल यानी बीजू का ही बेटा है ना, तो लोग भी उनको ही चुनते हैं। तो अभी ये सब चीजें परिवारवाद के वजह से नई लीडरशिप पनपती नहीं है, दरबारी लोगों का चलता है, तो इस पर खुल के बात होनी चाहिए ना, खुल के बात होनी चाहिए। और लेकिन मुझे एक बताइए, मोदी जी तो कोई परिवारवाद से आए नहीं थे, जी मोदी जी ने तुष्टिकरण किया नहीं, मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया नहीं, लेकिन सीएजी के रिपोर्ट क्या कहते हैं? सीएजी के रिपोर्ट ऐसे क्यों कहते हैं कि आयुष्मान योजना में इस एक ही अकाउंट में इतने पैसे चले गए, रास्ते बने नहीं और इतने पैसे खर्चा हो गए। देश में 14,70,000 करोड़ बैंक को राइट ऑफ लोन के लिए दिया गया। हाँ, तो अगर ये नहीं दिया जाता बैंकों को, तो बैंक तो डूब गए थे ना भारत के। जी तो मैं वो मैडम का आपने नाम लिया, निर्मला सीतारमण जी, जी उनको उनको फाइनेंस का क्या समझता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एमओएस जो है फाइनेंस के, हमारे कराड़ साहब, इन्होंने जो आंकड़े दिए कि बैंकों को सरकार कितना पैसा दे रही है और आरबीआई के आंकड़े हैं, तो इसके बाद 10 लाख करोड़ हमने रिकवर कर लिए, इनका बोलना है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने रिकवर कहाँ से किए। देखिए ना, देखिए कि मुझे लगता है कि भारत के आज़ादी के बाद 77 साल के अंदर आ, अगर क्रेडिट आउटले में अगर सरकार इतना पैसा पीएसयू बैंक को दे पाती है, तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होके निकलेगा। और मुझे कहता है कि अगर बैंकों को ये पैसा सरकार नहीं देती, तो भारत के प्रमुख बैंक जिसमें एसबीआई है, एचडीएफसी आता है, और बड़ी बैंकों में तो पीएनबी था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ इंडिया था, यूनियन बैंक था, ये बैंक तो डूब जाते ना। अब जी कैसा है कि जवाब तो मोदी जी को देना होगा। अब बोलने से क्या है, 140 करोड़ का देश है, और अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो फिगर आउट करने से, ट्रांजैक्शन से, देश में जो वंचित लोग हैं, जो लोग कोई पास रहने को मकान नहीं है, खाने को 2 जून का नहीं है, जो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर है, जो लोग प्राइवेट शिक्षा के लिए एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब लोगों पे क्या गुजर रही है, इसकी भी बात होनी चाहिए। नंबर 1 की भी जो इकोनॉमी हम बन जाते हैं और वनरेबिलिटी इंडेक्स में हम टॉप पे रहते हैं, तो क्या है ये, क्या है अभी क्या बताना। तिवारी साहब, आज जो स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है धनंजय मुंडे यवतमाल में था फार्मर्स के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। वहां पर फार्मर्स ने, एजिटेटेड फार्मर्स ने घेरा उनको घेरा और उनको बोला कि आप फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हो। अभी भी फार्मर्स डेथ यही यवतमाल में बहुत सारे हुआ, करीबन 12-13 बोल रहे थे, 13 डेथ्स इन यवतमाल इटसेल्फ। What are you doing for? Now, do you think this government is really concerned? Because देवेंद्र फडणवीस जी कुछ दिन बोल रहे थे, he was boasting about that 1 रुपया जो फ्री इंश्योरेंस है, जो कि फार्मर्स को 1 ही रुपया भरना पड़ता है, और उसके लिए मेरे पास इतने शाबाशी के फार्मर्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने बहुत हमारे 8 से 10 हजार रुपया बचा दिया जहाँ इंश्योरेंस इज कंसर्न। तो इसको आप कैसे देखते हो? अबाउट एग्रीकल्चर इज उनका पंचामृत पंचसूत्री बजट जो गए बार देवेंद्र फडणवीस जी क्या कि एग्रीकल्चर द टॉप मोस्ट थ्रस्ट फॉर एग्रीकल्चर। फडणवीस जी का कहना है 5,000 विलेजेस, जल युक्त शिविर, अलग अलग ईबीसी को 10 लाख घर, तो बहुत सारे चीज उन्होंने अनाउंस किए थे। तो वेयर डू यू थिंक सर, देव फडणवीस, धनंजय मुंडे, कैन दे रियली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और ये सब स्लोगनबाजी चालू है? नहीं, धनंजय मुंडे देखो यवतमाल में आए, लेकिन जिस वसंतराव नाइक जी के स्मृति दिन के लिए आए थे, तो मैं आपको बताता हूं कि 15 अगस्त के दिन ही एक बंजारा किसान ने आत्महत्या कर ली येरत गांव में, उसके सामने से उनका काफिला गया। लोहारा में एक रामराव राठौड़ ने की, और 5 आत्महत्याएं 3 दिन के अंदर हुई यवतमाल जिले के अंदर। वो कहीं पे गए नहीं, किसी के पास गए नहीं, इस सब्जेक्ट को एड्रेस नहीं किया। किसानों ने पूछा उनको कि अभी आपने कहा कि फसल की जो नुकसान हुआ है उसका तो पंचनामे हुए नहीं,
एग्रीकल्चर में 70% स्टाफ नहीं है। हाँ, एक अब्दुल सत्तार हुआ करते थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने बहुत डिग्रेड कर दिया था इसको, और मासिव करप्शन के वजह से यहाँ काम नहीं हो रहा था। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर धनंजय मुंडे को तो कुछ मालूम नहीं है, अभी वो नए नए आए हैं, लेकिन किसान जो प्रीमियम भरते थे वो सरकार अगर भरती है, हाँ, तो यूनिवर्सल करना बहुत अच्छा है। सरकार 1 रुपया भी भरने के लिए नहीं कहना चाहिए था कि ऑटोमेटिक सबका हो जाए, लेकिन किसानों को क्लाइमेट चेंज और फसलों की जो नुकसान बार बार होता है, कभी बारिश ज़्यादा होने से, कभी बारिश ना होने से, और किसानों को बाजार में भी बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कोई रिस्क मैनेजमेंट है नहीं। अगर किसानी में सोचा जाए और हमको पूछा जाए तो जब तक भारत में इनपुट कास्ट में रिडक्शन होता नहीं, एग्रीकल्चर में इनपुट कास्ट में रिडक्शन होना चाहिए। एग्रीकल्चर को इतना मैनुअल रखना भी कठिन हो चुका है। एग्रीकल्चर में क्रॉप पैटर्न को प्रॉपरली चेंज करना चाहिए। इंडिया में पल्सेस और ऑयल बाहर से लाया जाता है, तो पल्सेस को, ऑयल को, अभी तो गेहूं सभी कुछ प्राइम मिनिस्टर ने बोला जितना भेजना है उतना भेजो। तो ऐसा है कि हमें मिलेट के बारे में कह रहे थे इतने, लेकिन वाइल्ड लाइफ का इतनी तकलीफ है कि मिलेट लगाएंगे कैसे किसान? कितने किसान ने लगाया? सरकार उनको क्या प्रोटेक्ट कर रही है? अगर देश को जो लगता है, जैसे दालें लगती है, तेल लगता है, तो वो सब चीज़ें उपजना चाहिए ना। और किसान उसका कल्टीवेशन न करते हुए प्योरली कैश क्रॉप पे जाएंगे तो कैसा होगा? तो मुझे बताना है कि कोर इश्यूज है, क्रेडिट का है। अब आप 14 लाख करोड़ रुपए, 14 लाख क्या 90,000 करोड़ है मेरे पास, इनके पार्लियामेंट में दिए हुए फिगर है। अगर करीबन 15 लाख करोड़ रुपए आप राइट ऑफ करते हो और वो चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के होते हैं तो कैसा होगा? अब किसानों को बम्पिंग होती है, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए एग्रीकल्चर में, ऐसी बातें होती है। लेकिन मैं मनमोहन सिंह से भी वो बातें सुनते आया। मनमोहन सिंह के बाद में इनके भी 10 साल हो गए, ना ही तो इन्वेस्टमेंट आया, नहीं तो टेक्नोलॉजी आई, नहीं तो मार्केट किसान के पास पहुंचा, नहीं तो फूड प्रोसेसिंग में। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? किशोर तिवारी साहब, मैं और आप इस विषय के बारे में न जाने कितने अरसे से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी 8 किसान commit suicide every day in Maharashtra. These are government figures, these are not my figures. 8 किसान आज भी आत्महत्या करते हैं महाराष्ट्र में। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और दालों के लिए हमें अफ्रीका जाना पड़ता है, where government of India is paying farmers in Africa to grow pulses which are required, जैसे उड़द दाल है, बाकी दालें जो हैं वो हम लोग अफ्रीका में ग्रो करके वहां से मंगाते हैं यहाँ पे। मतलब ये हो क्या रहा है सर? ये जरा समझाया जाए। दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड मी, आई कांट फिगर दिस आउट। वी नीड टू गो टू अफ्रीका टू ग्रो उड़द की दाल, अरहर की दाल। मतलब ये क्या है सर? तूर दाल जो है वो अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पे आएगी? बताएं सर। नहीं, अपनी तुअर दाल अपनी होती है, येलो बी को तुअर दाल बोल के बुलाते हैं, और बड़ी परेशानी है। मूर्ख लोगों के हाथ में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आ जाएगी तो ऐसा ही होगा। भारत के अंदर जब तक आप क्रॉप पैटर्न के लिए, जैसे भारत की रिक्वायरमेंट है उस तरीके का क्रॉप पैटर्न डेवलप करने के लिए लोगों को, किसानों को प्रॉपर सब्सिडी और प्रमोशनल बेनिफिट्स देते नहीं, तब तक वो उपज होंगी नहीं। हम दाम नहीं देते उनको, एमएसपी नहीं देते, प्रोक्योरमेंट टाइम पे नहीं करते, उसका पोस्ट हार्वेस्टिंग नहीं होता। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि सरकार का फोकस कोर इशू पे नहीं है। सरकार क्या कहती है? कॉम्पेंसेशन दो, ये दो, वो दो। सरकार अपनी पीठ थपथपा ले रही है 500 रुपया महीना देने में। अभी इनको क्या बताइए? ये देखो, मूर्खों के हाथ में अगर राजपाट चला जाए तो कैसे हाल होते ये देख लो। देश में प्रोफेशनल लोगों के हाथ में सत्ता नहीं जा रही है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, तो कोर इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है।
इसके लिए इनोसेंट लोगों का जिनोसाइड हो रहा है। अब मोदी जी के कार्यकाल में वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत पनप गए। उन्होंने मेडिकल सर्विसेज यानी हेल्थ सर्विसेज को ऑक्युपाई कर लिया, एजुकेशनल सर्विसेज को ऑक्युपाई कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब देखो ना, एग्रीकल्चर के अंदर स्टोरेज वगैरह है, प्रोसेसिंग है, या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन है, ये कोई एक गौतम अडानी के पास जा रहा है। अब कैसा होगा कि केमिकल फार्मिंग के अंदर भी टाटा और अंबानी बहुत आगे चले गए हैं। तो कैसा होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोनोपोली अगर भारत के कोर सेक्टर में ही क्रिएट हो जाए, क्योंकि भारत के 140 करोड़ पॉपुलेशन में से करीबन 80 करोड़ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर का कोर इश्यू को रिजॉल्व करना सरकार को बनता है ना। लेकिन क्या करे, मोदी जी ने तो भाई अर्बनाइज इंडिया को पॉपुलर करने का देखा जी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन इसकी प्रायोरिटी थी क्या? और उसके बाद भी वो सेक्टर में भी मोदी जी के अचीवमेंट क्या रहे? अब मोदी जी खुद की छाती ठोक लेते। क्या मुझे एक बताइए, क्या तुष्टिकरण ये सब्जेक्ट अभी सीरियस है? क्या परिवारवाद ये सीरियस है? मोदी जी से मैं अपेक्षा रखता था कि उनका ये आखिरी वाचन था लाल किले से राष्ट्र के नाम, तो वो अपना रोड मैप देते। उनके पास कौन थिंक टैंक आदमी है? एक आदमी जो ढंग का एकेडमिशियन हो, ढंग का इकोनॉमिस्ट हो, जिसको जो देश का रोड मैप अगले 10 साल का बता दे। अरे जनता को आपने कुछ दिया नहीं। जनता सर को क्या अगले साल उनका भाषण होगा लाल किले से? नहीं, वो तो तय हो चुका है कि उनका पराजय तय हो गया, क्योंकि अपोजिशन के ऐसे ही यूनिटी की संकेत मोदी जी नहीं दे टाले। अभी कैसा होता है कि मोदी जी को कभी 35% के ऊपर वोट नहीं मिले जी। अब मोदी जी की टकावारी उनके राजनेता, उनके स्पोक्स पर्सन रहते हैं ना, वो कम कर रहे हैं इतनी। अब वो इंडिया अलायंस पे ही बोले जाते हैं, उनको घमंडिया बोलेंगे, उनको गाली गलौज करेंगे। अब मुझे बताइए, कांग्रेस अगर रीजनल पार्टियों को स्पेस दे देती है तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी का कैसा होगा कि महाराष्ट्र मोदी जी को कठिन हो चला है, क्योंकि शिवसेना अगर बीजेपी के साथ नहीं रहे और बाल ठाकरे के फॉलोअर्स जो है वो अगर नहीं है, तो कांग्रेस यहाँ पर बहुत राइडिंग सीट में आएगी। एमपी, गुजरात में भी टफ हो जाएगा, लेकिन एमपी, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, यहाँ से जब मोदी को पिछड़ जाएंगे, कर्नाटक से भी पिछड़ जाएंगे, तो कैसा होगा? साउथर्न स्टेट के अंदर जो आ रहे हैं चुन के, जी, इंक्लूडिंग केसीआर, वाईएसआर, डीएमके वगैरह, ये लोग अभी भी कई लोग, बीजू जनता दल, ये सब में न्यूट्रल है। लेकिन जब मोदी जी 230 के आसपास एनडीए रहेगा तो एक भी आदमी उनके साथ नहीं रहेगा, ये तय है। अभी तो सब डरे हुए हैं ना, कहीं का भी करप्शन तिवारी साहब, if you see, आज भी केसीआर की बेटी, जैसे आप देखोगे केसीआर की बेटी ने कांग्रेस पे आलोचना किया, बोले कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, आपने गरीबों को हटाया। दैट इज केसीआर, यू नो, इट्स वेरी सीरियस, बिकॉज ये 62% नॉन मोदी वोट्स में केसीआर भी आता है। और जिस प्रकार केसीआर की बेटी ने, उन्होंने आज घोषणा किया कि वी रिजेक्ट द कांग्रेस टोटली, कांग्रेस को आप रिजेक्ट करो, बिकॉज उनका गरीबी हटाओ वो स्लोगन भी खराब था एंड दे हैव फेल्ड मिजरेबली। दैट वाज व्हाट केसीआर। वाईएसआर, आपने क्लियर कट बोला कि वाईएसआर इज नॉट विद दिस। तो जो 62% नॉन बीजेपी वोट्स है सर, वो धीरे धीरे तो इंडिया के साथ नहीं जा रहा है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। भले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड लाल किले से 15 अगस्त 2024 में राहुल गांधी विल बी देयर। बट इफ यू सी, आर्टिकल 370 इज अ फ्लैगशिप ऑफ द बीजेपी, बिकॉज आज जो शीला रशीद है, शीला रशीद जो हमेशा बीजेपी के विरोध बोलती थी, और वो शाह फैजल एक ब्यूरोक्रेट था, हमेशा अगेंस्ट बीजेपी। उन्होंने कहा कश्मीर हैज बीन रिवाइव्ड, देयर इज बिजनेस देयर। आप 12 बजे भी आप जाके पिक्चर देख सकते हो श्रीनगर में। दिस इज व्हाट दे से। तिवारी साहब, हाउ डू यू सी दिस? यू नो, आपने 62% फ्लैगशिप, आप देखो 370, इट्स अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट।
और वो हाईलाइट बार बार पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी कर दिया, सब जगह वो बीजेपी कर रहा है कि ये हमने इंटीग्रेट कश्मीर को हमने किया जो 60 इयर्स में कोई नहीं कर पाया। तिवारी साहब, विल दिस थिंग्स हैव मच इफेक्ट इन द इलेक्शन सर? रबिश, कुछ नहीं होगा इसका। कैसा होगा मुझे बताइए प्रदीप, एक बात मैं बताऊं तुमको, ये कोर इशू है क्या? 370 के बाद कौन सा इन्वेस्टमेंट आया कश्मीर में? क्या फर्क पड़ा? ये तो इलेक्शन के थे, ये जनसंघ के जमाने से चलते आ रहे थे। हाँ, ये कोई इलेक्शन के तो इमोशनल इशू है ये कहीं तो भी। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ ना, सारे रिजॉल्व हो गए, मंदिर बन गया रहा। हाँ, उधर विश्वनाथ में भी मंदिर बन गया, क्या है, सब रिजॉल्व हो गए। अभी विषय कौन सा है? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब विषय है। सर, POK, स्वास्थ्य, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब मेरे को बताइए, ये चीज है ना, बहुत दूर तक जाएगी अगर मैं बोलूंगा तो। बोलिए ना सर, गलतियां, प्लीज बोलिए। मैं एक बात मैं बताता हूं आपको कि आपने बोला तेलंगाना और केसीआर की बेटी का, तो मैं एक बताता हूं तुमको कि बीजेपी वहां पे वोट कटवा पार्टी बन गई है तेलंगाना में। कांग्रेस वहां पर टफ कर रही है। कांग्रेस 5 इलेक्शन के अंदर कहीं पे भी इंडिया अलायंस के भी गठबंधन में आए हुए लोगों को भी जगह नहीं छोड़ेगी। क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है उनको, एमपी में सरकार दिख रही है, राजस्थान में रिपीट होने को जा रही है, तो तेलंगाना के अंदर केसीआर को सबसे ज्यादा कांग्रेस से खतरा है जी। और कांग्रेस की आलोचना करना उनकी जरूरत है। मैंने क्या बोला ये समझ लो, चुनाव के बाद इंडिया अलायंस को 30 से 40 साउथर्न एमपी के जो पार्टीज है जिनके पास एमपीज रहेंगे उनका सपोर्ट रहेगा। मैं बोलता हूं डीएमके तो अभी हमारे साथ है, लेकिन अदर देन डीएमके 40 एमपीज विल सपोर्ट विच द बीजेपी इज रिलाइंग कि वो उनको सपोर्ट करे। लेकिन मोदी जी अभी 140 के ऊपर नहीं जा रहे बीजेपी अलोन, और 17-18 उनके, तो 160 का इनका गणित बैठा है। अभी बीजेपी का डेली सर्वे हो रहा है ना, बीजेपी बहुत क्रिटिकल है। बीजेपी ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया 300 सीट, महाराष्ट्र के अंदर तो उनके 40 सीट तकलीफ में। और कैसा है कि अंतर्द्वंद बीजेपी में बहुत बढ़ गया ना। अब आप देखो, नितिन गडकरी को मार्जिनाइज करना चालू हो गया ना। नितिन गडकरी को के खिलाफ कैंपेन, सीएजी का जो कैंपेन चल रहा है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है ना। तो मोदी जी को तो डर लगने लगा कि अगर 230 और 40 हो जाते हैं तो बचे हुए कोई भी एमपी मोदी जी को सपोर्ट करने नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी की कार्य पद्धति से जितने आहत अब बीजेपी हुआ है उतना तो अपोजिशन भी नहीं हुआ है। अरे आप उनसे बातें करोगे तो मालूम पड़ेगा कितना अपमान करते हैं, कितना अपमान। मोदी जी का अगर कोई बैनर पे फोटो नहीं है तो डायरेक्ट जाता है ना वहां, और बहुत डेंजर है। मोदी जी की स्पेस वो किसी को लेने देते नहीं। अब मोदी जी बूढ़े हो गए, उन्होंने रिटायर हो जाना चाहिए, पर बीजेपी में नया नेता डेवलप ही नहीं हुआ ना। तो हु इज आफ्टर इंदिरा गांधी जैसा था, हु इज आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ऐसा था, वैसे ही अब मोदी ने कर डाला। तो परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद से गंभीर तानाशाही का विषय है। हाँ, ये तानाशाह जो है इसको हटाने के लिए सब पार्टियां एक हो जाएगी और अपनी अपनी वोट बैंक लेके बराबर रहेंगे, क्योंकि सर्वाइवल का बड़ा प्रश्न आ चुका है और भारत में प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहिए ना। तो बीजेपी की पब्लिक अनाउंसमेंट ये है कि उनको इस बार 350 सीटें मिलेंगी लोकसभा में ऑन देयर ओन। नहीं, आपने कम चुना, मैंने तो 403 चुना। वंडरफुल तिवारी साहब, रियली वंडरफुल। पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा, पृथ्वीराज चौहान साहब सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि the RSS is not backing Modi. RSS not, Modi doesn't have the support of the RSS any longer. Now पृथ्वीराज चौहान जी ऐसे स्टेटमेंट करना, बिकॉज अगर किसी ने कुछ RSS का हासिल किया हो ये 60 साल 70 साल में, दैट इज ओनली मिस्टर मोदी। चाहे वो आर्टिकल 370 हो या राम मंदिर हो या अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आने वाला है, जो आपने 2-3 मंदिर गिनाए, जो काशी विश्वनाथ है, कृष्ण जन्मभूमि है।
अगर ये हासिल कोई कर सकता है तो मोदी जी ने हासिल, तो आरएसएस मोदी जी से दूर क्यों होगा? तिवारी साहब, आप तो बहुत क्लोज हो, आरएसएस को भी बहुत करीब से देखा है, आरएसएस में है सर, आरएसएस में है अभी भी। हाँ, यस डेफिनेटली। तो व्हाई विल आरएसएस मूव अवे फ्रॉम मोदी जी सर? वो समझ में नहीं आ रहा। पृथ्वीराज चौहान जी ने देखो आरएसएस यह बीजेपी की बीजेपी आरएसएस का ही एक अंग है, पॉलिटिकल विंग है। तो आरएसएस अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था, नागपुर को अपना कंट्रोल नहीं खोला चाहता था, लेकिन मोदी जी ने उनके संगठन मंत्री हटा दिए, उनके संगठन मंत्री को मार्जिनाइज किया, वहां पर वो होशाबले को ला लिया। वो आदमी ये सब मोदी भक्त है ना, तो मोदी हल्लो हल्लू आरएसएस को भी किडनैप करने के मूड में है। तो आरएसएस का जो कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल बीजेपी पे, वो खत्म हो चुका है। बीजेपी एक कमर्शियल पार्टी बन गई है। और बीजेपी का कोई अस्तित्व थोड़ी रह गया। पहले बीजेपी का अस्तित्व था उनके एथिकल वैल्यूज पर, एक पार्टी विद डिफरेंस। अभी क्या है, नागपुर को क्या अजीत पवार का पार्टी में लेना अच्छा लगा क्या? एक ही हिंदू पार्टी उनके साथ थी बीजेपी, अपनी शिवसेना, उसको बारीक करना उनको अच्छा लगा। अरे भाई, आप कर क्या रहे हो? आप करप्ट लोगों को जमा करके कौन से आदर्श निर्माण कर रहे हो? और केवल सत्ता ही चाहिए और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये मोदी शाह जो है वो आरएसएस को घातक सिद्ध हो गए, ये मैसेज चला गया है। और मोदी से ज्यादा शाह को मार्जिनाइज करने के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी। और शाह का इंटरवेंशन बहुत बुरी तरह है। इन्होंने अपना पैरेलल एजेंसी अपॉइंट कर यह पूरे क्लोज टू आरएसएस वाले लोगों को मार्जिनाइज करके सीटें उनकी नकारेंगी। तो राजनाथ सिंह जैसा आत्मसम्मान बीके वाले बहुत कम लोग हैं कि वो लोग ये आत्मसम्मान बेच के रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से कंप्लेंट कर दी है। सबसे ज्यादा होकल इसमें नितिन गडकरी जी है, जिन्होंने डे वन से मोदी जी की कार्य पद्धति की आलोचना की। मोदी जी ने उनको मार्जिनाइज करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन उनके कार्य पद्धति और काम करने के ढंग से वो मोदी जी पे भी हावी रहे। मोदी जी एक कुछ नाटकीय ढंग से अपना चीजें प्रेजेंट करते हैं, उनको वो अलग दुनिया में चले गए हैं। अभी वो आत्ममुग्धता के तरफ गए हैं। तो मोदी जी के तरफ से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रख सकते। लेकिन सर किशोर तिवारी साहब, जो आप कह रहे हैं, जो आपका विश्लेषण है, उस पर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार 2019 में बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक की गई थी, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है 2024 चुनाव के पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के या चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चिन को लेकर के, आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग विद रिगार्ड टू चाइना, वी आर नॉट स्ट्रांग इनफ। बट डू यू थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी with regard to Pakistan occupied Kashmir, sir, before the 2024 elections? वो इमोशनल ब्लैकमेल बोल रहे हैं आप, वो जी मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी बहुत डिस्परेट है। मोदी जी चाहते हैं कि जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने अंतिम सांस प्राइम मिनिस्टर बोल के ली और तिरंगे में लिपट के गए, तो ये भी चाहते कि मैं अंतिम सांस वैसे ही लूं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? मैं कहता हूं मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। कम से कम ये तो मैं कबूल करूंगा कि मोदी जी पे कोई घिनौने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। मोदी जी के कार्य पद्धति पे ही ऑब्जेक्शन है ना। तो मोदी जी अगर रोड मैप लाते हैं देश का, एक आधा इमोशनल इशू लाने से अच्छा करीबन एक रोड मैप लाके उस पर 5 साल पहले काम चालू करते या 10 साल पहले, 10 साल में वो करते थे। क्योंकि मोदी जी ने जो कुछ भी किया तो वो सब इम्प्लीमेंट ढंग से हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक मैटर ऑफ इवोल्यूशन है। लेकिन मैं पब्लिक के विवेक पे छोड़ता हूं कि वही डिसाइड करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें अब मायने नहीं रखती। मोदी जी एट 2024 ये इवोल्यूशन उनका मोदी एक्ट
2014 के बाद ही होगा, क्योंकि ये 10 साल में मोदी जी ने क्या दिया। अगर मोदी जी ने के तरफ से लोगों को आशा का एक किरण भी दिखता है तो मुझे लगता है कि लोग इतने मूर्ख नहीं है, वो मोदी जी को रिपीट कर देंगे। हाँ, तो मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि मोदी जी इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं। अब उज्ज्वला योजना की ऐसी तैसी हो गई, 500-600 रुपए का सिलेंडर ले जाके अब 1000 रुपए के ऊपर चला गया। हर चीज की महंगी हो गई। मैं एक कॉमन आदमी से पूछता हूं तो किसान किसान भी वही कहता है, तो मजदूर भी वही कहता जी। है, और गांव के अंदर भी लोग कहता है। भारत में बहुत काम मांगने वाले हाथ थे, पर अभी कहाँ उन्होंने पिछले साल भी कहा था 1 करोड़ जॉब क्रिएट कर लेंगे, कहाँ करे पाए, कुछ नहीं है। हर राज्य कहता है कि हमने कैंपेन चालू किया, कैंपेन चालू किया। महाराष्ट्र में देखो, इतने तलाठी भर्ती का हुआ था, और जैसी एग्जाम हुई करप्शन बाहर आ गया, जी। 15 लाख 20 लाख रुपए देने की बात आ गई। अब वो लिटिगेशन हो जाएगा, फिर वो रुक जाएगा। मोदी जी को मुझे लगता है 24 में टफ जाएगा, क्योंकि अपोजिशन जो है वो एट एनी कास्ट मोदी जी को मार्जिनाइज करके बैठा है। और अपोजिशन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम अगर ढंग का आ जाता है, जैसे मध्य प्रदेश या कर्नाटक के लिए उन्होंने 5 प्रॉमिस दिए थे, या मध्य प्रदेश में प्रियंका जी ने जाके कहा, ऐसा ही कुछ बड़ी बात अगर अपोजिशन के तरफ से आ जाती है, हाँ, रेवड़ी बांटने की रहो या इकोनॉमिक एजेंडा में रहो, तो मुझे लगता है कि फिर और 2-4% भी वोट मोदी जी के कट जाते हैं तो मोदी जी तो कहीं नहीं रहेंगे। अभी तो कुछ राज्यों में तो स्पष्ट उनका सर्वे आ रहा है दुरुस्त बात। कि इंडिया अलायंस 10 से 12% ऊपर चले गया ना। इसमें जी। वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र बहुत आगे है। Correct. एमपी तो बहुत, एमपी डायरेक्ट फाइट में आगे है, राजस्थान जी। डायरेक्ट फाइट में आगे, गुजरात में 4% का है। टोटल इंडिया के अंदर एट पार हो गए ना अभी वोटिंग परसेंटेज में। आप उनके सर्वे मत लो, गोदी मीडिया की, हाँ, वो सर्वे बूस्टर उनके कार्यकर्ताओं के मॉरल बूस्टिंग के लिए रहते हैं, उस पर इग्नोर करना। लेकिन मैं बीजेपी के इंटरनल सर्वे जो मुझे अपने आप ही मालूम पड़ जाते हैं उस पर हूं कि ये लोग बड़े चिंता में आ गए। हाँ, इनके प्रवक्ता को भी इन्होंने बोला कि आप पढ़ाई करके जाओ, पढ़ाई करके जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है इनमें अब देखो ना, पार्टी के 200 प्रवक्ता में एक भी अच्छा आदमी नहीं है जिसको सीरियसली लिया जाए। जी। अब वो केजरीवाल ने कुछ बोला और सुधांशु त्रिवेदी कहाँ के कहाँ चले गए। अब वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, आप क्या मायना रखते हो। और 5 दिन से नेशनल मीडिया में डिबेट हो रही है कि सात इस पर अलका लांबा ने कह दिया और कांग्रेस और इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई। अरे मैं मेरे पार्टी में के भाषण में मैं क्या कहूंगा, शिवसेना 48 सीटें लड़ेगी, शिवसेना अकेले के बूते पे महाराष्ट्र में सत्ता बना रही। मेरे कार्यकर्ता को ये बोलूं क्या मैं कि हम 20 सीटों पे लड़ेंगे, 15 सीटों पे लड़ेंगे, क्यों बोलूं मैं। अरे मेरे कार्यकर्ता दिल्ली में कांग्रेस 7 सीट पे लड़ेंगी बोलेंगे, आप बोलेगा 7 सीट पे लड़ेंगे। और दूसरी बात क्या है किशोर तिवारी साहब, दूसरी बात क्या है, अलका लांबा जी की रैंक क्या है पार्टी के अंदर, वो भी तो देख लीजिए कि मतलब ये बात कोई राहुल गांधी ने बोली है, ये बात कोई प्रियंका गांधी ने बोली है क्या, मतलब इस पे इतनी इंपॉर्टेंस देने का क्या मतलब हुआ, मतलब समझ के बाद। देखो, कुछ लोग आपसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। शीला दीक्षित का बेटा संजय बहुत नाराज है, क्योंकि वो और अलका लांबा खुद जाके आई ना उधर, वहां उनको ह्यूमिलेशन को फेस करना पड़ा। तो वो लोग आपसे पन्नी काट रहे। और पंजाब के अंदर भी आपने इतनी अच्छी विक्ट्री ली है तो आप तो हर सीट पे क्लेम करेगा। तो आप गुजरात में हैं, आप अभी क्या है, जहां असेंबली इलेक्शन है वहां आप तो लड़ेगा ही ना। वो पार्टी है, वो पार्टी अपना बेस बढ़ाएगी। लेकिन जब नेशनल इलेक्शन रहेंगे तब मैच्योरिटी बताना पड़ेगा अरविंद जी को अपनी, और राहुल जी को अपनी तरफ से एक्चुअल स्पेस देना पड़ेगा। Hopefully they will show some maturity, sir. Hopefully they will show some maturity. The BJP is depending on the fact that they will not show maturity. That's all that Mr. Modi is depending on.
that all these people will not show maturity and they will be able to come back. Kishore Tiwari ji, it's a great pleasure talking to you as always, and you are frank and you are fearless. Thank you so much, sir. Namaskar, Vande Mataram, sir. Vande Mataram. जी नमस्कार नमस्कार. Namaskar. Fantastic. He always gives a lot of information. Always. Valuable knowledge and information. And he's very objective. Yes, yes. And as he says in And the the end, truth. hey, And he listen, speaks the truth. I mean, hey, listen, it's up to the people. The Yes. people like Mr. Modi, Mr. Modi will come back. That's it. End of story. Irrespective of whatever the opposition does or what it doesn't do, but according to the present analysis, there is every possibility, according to Mr. Kishore Tiwari, that Mr. Modi may find it very, very difficult to return to power in 2024. he That's says what he 140. thinks. Yeah, he says it will be very difficult to touch 150. He says 140 के करीब वहीं पे सिमटने वाली है. That's what they say. I find it very difficult to believe, by the way. I still haven't seen any evidence of the BJP going down so badly. They're going down certainly, but not that badly. Anyway, it's early days yet. It's really and truly early days yet. 2024 April is a long But you time got a away. very short time, sir. You don't have much time. And the opposition, Pradeep ji. if they say the 62% are together and they want to change, Pradeep, The even change 24 should be hours seen. is a very long time in politics. And here, look at where we are. We are in August right now, and we are looking at April. So, which means 8 months away. And that, by the way, people can get their act together at that time, or they can fight among each other. That's it. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप लोग जरूर अपने कमेंट्स भेजें. आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.